मराठा एम्पायर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 1680 में। उसके बाद जो औरंगजेब है वो गोलकोंडा को और भी अहमदनगर को, ऐसे ऐसे पार्ट्स को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है फिर 1707 में। इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मराठा एम्पायर का फाउंडर कौन था? छत्रपति शिवाजी। टाइमलाइन क्या है देखो, 1680 में तो शिवाजी की मृत्यु होगी। उसके बाद 1680 से 89 तक संभाजी आए। ये सन साहू, इसका संभाजी का पुत्र क्या था? साहू। ठीक है। 1689 से 1700 तक क्या गया? राजा राम आए, यंगेस्ट सन ऑफ शिवाजी। शिवाजी का सबसे छोटा सन, सबसे छोटा नहीं, यंगर सन था, छोटा बेटा था ये। 1700 से लेकर के 1707 तक ताराबाई, शिवाजी सेकंड। ठीक है। ये और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी, 1707 ही हो गया। 1713 में राइज ऑफ पेशवा, पेशवाज का रोल बढ़ गया था, तो हम पेशवा के रोल को देखेंगे। 1707 तक तो लास्ट क्लास में कर लिया था, तो द राइज ऑफ पेशवा, पेशवाज का राइज देखेंगे। बालाजी विश्वनाथ, 1713 से 1720 तक इनका पीरियड है। इन 707 1707 1707 में साहू वाज रिलीज फ्रॉम मुगल कैप्टिविटी। साहुल को मुगल की कैद से रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। विच लेड टू इंटेंस कोर्ट फैक्शनलिज्म, जिसकी वजह से जो दरबार था उसमें फैक्शनलिज्म हो गया। फैक्शनलिज्म का मतलब क्या हो गया? फैक्शन हो गया, अलग अलग ग्रुप हो गए, समूहवाद स्टार्ट हो गया था। इन मराठा पॉलिटी में, मराठा की राजनीति में समूह बनने लगे थे। द हाउस ऑफ मराठा वाज क्लेम्ड बाय बोथ साहू एंड ताराबाई। जो मराठा का हाउस था, दरबार, ठीक है, उस पर क्लेम किया गया साहू के द्वारा भी और ताराबाई के द्वारा भी। ताराबाई भी कह रही थी कि मैं शासन करूंगी, साहू भी कह रहा था कि मैं शासन करूंगा। ठीक है। इन दिस सिचुएशन द पोस्ट ऑफ पेशवा इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल। इस सिचुएशन में जो पेशवा की पोस्ट थी वो काफी शक्तिशाली बनकर के सामने आई। यूजिंग हिज डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स, बालाजी विश्वनाथ मेड हाउस ऑफ पेशवा हेरिडेटरी पोस्ट। अपने टैक्टिक्स को यूज करते हुए, डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स को, बालाजी विश्वनाथ ने जो पेशवा का हाउस था, घराना जो था, उसको एक वंशानुगत पोस्ट बना दिया गया, पेशवा की पोस्ट को। पेशवा मीन्स प्रधानमंत्री। ठीक है। ही ऑल्सो बिकेम द फंक्शनल हेड ऑफ मराठा एम्पायर। वो मराठा एम्पायर का फंक्शनल हेड बन गया। ठीक है। कार्यात्मक कार्य करने का मुखिया, कार्यकारी मुखिया बन गया। ही सिक्योर्ड द मुगल ऑर्डर। उसने मुगल ऑर्डर को सिक्योर कर लिया। राइट टू कलेक्ट, मुगल ऑर्डर राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेश मुखी ऑफ दक्कन। ठीक है। दक्कन में जो मुगलों का अधिकार था चौथ और सरदेश मुखी को वसूलने का, उसने उसको सुरक्षित कर लिया। ही इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू फॉर कंसोलिडेटिंग द मराठा कन्फेडरेसी थ्रू सरजमी सिस्टम। सरजमी सिस्टम के माध्यम से भी उसको श्रेय, उसको श्रेय दिया जाता है। सरजमी सिस्टम के माध्यम से जो मराठा संघ है उसको स्थापित करने का, कंसोलिडेट करने का, मजबूत करने का। किसको? बालाजी विश्वनाथ को। पहला पेशवा बन गया था। ठीक है। सरजमी सिस्टम क्या होता है? सरजमी सिस्टम के माध्यम से हम देखते हैं उसने दक्कन में क्या कर लिया था, उसको चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का जो अधिकार था सिक्योर कर लिया था। सरजमी, सरजम वाज अ पीस ऑफ लैंड। जो सरजम होता है वो भूमि का एक टुकड़ा होता है, ग्रांटेड टू मराठा सरदार, जो मराठा सरदारों को दिया गया होता है। जैसे लैंड ग्रांट दे देते थे ना मुगल सिस्टम में, मनसबदारी सिस्टम में, जिसको जागीर दे दी जाती थी उसको जागीरदार, सरदार, मनसबदार बोला जाता था। इसी में क्या है, ये मराठा सरदारों को एक पीस ऑफ लैंड दिया जाता था। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? सरजम बोलते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग मिलिट्री सपोर्ट टू द मराठा किंग। मराठा राजा को सैनिक समर्थन प्रदान करने के लिए उनको सरजम दिया जाता था। समझ गए? इट वॉज इनिशिएटेड बाई राजा राम। इसकी शुरुआत राजा राम के द्वारा शुरू की गई थी एज ए पॉलिटिकल मेजर टू सिक्योर लॉयल्टी ऑफ इंपॉर्टेंट मराठा सरदार। महत्वपूर्ण मराठा सरदारों की वफादारी को सिक्योर करने के लिए एक राजनीतिक कदम के रूप में इसे राजा राम के द्वारा शुरू किया गया था, सरजमी सिस्टम को। अंडर बालाजी विश्वनाथ इट बिकेम हेरिडिटरी। बालाजी विश्वनाथ के बाद ये जो सरजमी सिस्टम था वो हेरिडिटरी बन गया था एंड लाइएबल टू बी पार्टीशन एज वेल, और इसे बांटा भी जा सकता था। ठीक है। हेरिडिटरी बन गया और इसे बांटा भी जा सकता था जमीन की तरह। पेशवा बाजीराव फर्स्ट, 1720 से 1740 तक। ठीक है। और ये कब से? 1713 से 1720 तक आया था। क्या क्या पढ़ा हमने बालाजी विश्वनाथ के बारे में, बताओ। जब 1707 में मुगल कैप्टिविटी से साहू निकल करके आया था, जो मराठा हाउस था,
उसके डिमांड होने लगी थी, एक तो ताराबाई के द्वारा, एक साहू के द्वारा। इस सिचुएशन में बालाजी विश्वनाथ सबसे इंपॉर्टेंट मन करके उभर करके सामने आए थे। ठीक है, वो पेशवा, पहले पेशवा थे, 1713 से 1720 तक वो बने थे। उसने मराठा का जो ऑर्डर है दक्कन में सर देशमुखी और चौथ का, उसको सिक्योर कर लिया था, और सरजमी सिस्टम के माध्यम से उसने मराठा एम्पायर को कंसोलिडेटेड कर दिया था। सरजमी सिस्टम क्या होता है? सरजमी सिस्टम, सरजमी एक भूमि का टुकड़ा होता है जो मराठा सरदारों को उनकी लॉयल्टी के लिए बदले में दिया जाता था। इसको राजा राम के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और जो इसको हेरिडिटरी बना दिया गया था पेशवा बालाजी विश्वनाथ के उसमें कार्यकाल में। ठीक है, और ये बांटा भी जा सकता था। आ गया समझ? इसके बाद पेशवा बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1740, 20 साल तक पेशवा रहे थे। ही वाज कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गुरिल्ला वारफेयर। गुरिल्ला आफ्टर शिवाजी, शिवाजी के बाद उसको सबसे बड़ा या सबसे महान गुरिल्ला वारफेयर की टेक्निक का एक्सपोनेंट समझा जाता है। ठीक है, ही डिसाइडेड टू एक्सपेंड द मराठा एम्पायर। उसने मराठा एम्पायर को एक्सपेंड करने का फैसला किया था बियॉन्ड द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के उस तरफ। ठीक है, he made a statement that, उसने एक स्टेटमेंट की थी that कि let us strike at the trunk of the weathering tree and the branches will fall of themselves। आओ हम मुरझाते हुए पेड़ के ट्रंक पर आक्रमण करें या ट्रंक पर प्रहार करें, जो टहनियां हैं वो अपने आप गिर जाएंगी। अगर एक पेड़ है खत्म हो रहा है, उसके ऊपर प्रहार करोगे, टहनियां तो अपने आप ही गिर जाएंगी। पेड़ का मतलब मुगल है। ठीक है, मुगलों का जो सरदार है उसके ऊपर आक्रमण कर दो, बाकी जो भी छोटे मोटे सरदार हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसका कहने का मतलब ये था। उसने ये रिमार्क की थी। किसने? पेशवा बालाजी राव फर्स्ट। बाजीराव, बालाजी राव नहीं, बाजीराव फर्स्ट। ठीक है, ही वांटेड टू एस्टैब्लिश हिंदू पादशाही। उसने हिंदू पादशाही, वो द एम्पायर ऑफ हिंदू, वो स्थापित करना चाहता था। ही वाज ऑफन टर्म्ड एज ए फाइटिंग पेशवा। उसे प्राय फाइटिंग पेशवा के मतलब कहा जाता, फाइटिंग पेशवा, लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। ही वाज द सन, ही वाज द वन हु पिक्ड अप सिंधियाज एंड होलकर्स हु प्लेड ए डिसीजिव रोल इन मराठा पॉलिटी। वही एक ऐसा था जिससे सिंधियाज को और होलकर्स को पिकअप किया था, सामने लेकर के आए थे कि सिंधिया कौन है, होलकर्स कौन है, जिन्होंने मराठा पॉलिटी में, मराठा राजनीति में एक बहुत ही निर्णायक रोल अदा किया था। किसने? सिंधिया और होलकर्स ने। इन 1739, 1739 में he defeated Mughal army led by Nizam of Hyderabad, which resulted in the Treaty of Bhopal, whereby Malwa was given to the Marathas. In his military career of 20 years, Bajirao never lost a single battle। 1739 में उसने मुगल सेना को हरा दिया गया था, जिस मुगल सेना का नेतृत्व हैदराबाद के निजाम के द्वारा किया गया था। परिणाम स्वरूप भोपाल की संधि होती है, जिस संधि के अनुसार मालवा मराठाओं को सौंप दिया जाता है। ठीक है, और अपने मिलिट्री कैरियर में, अपने सैन्य कैरियर में, पीरियड में, समय में, 20 साल के पीरियड में बाजीराव ने कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारा था। पेशवा बाजीराव। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने पेशवा बाजीराव के बारे में? वो पहला ऐसा था जो शिवाजी के बाद क्या था, ग्रेटेस्ट कंपोनेंट था गुरिल्ला वारफेयर का। ठीक है, और क्या पढ़ा? उसने ये टिप्पणी की थी कि हम एक मुरझाते हुए पेड़ के तने पर प्रहार करें तो टहनियां अपने आप ही गिर जाएंगी। मुगलों के संबंध में ये उसने की थी। उसने ये भी डिसीजन लिया था कि वो नर्मदा नदी के परे अपने साम्राज्य को फैला देगा। ठीक है, वही एक ऐसा था जो सिंधियाज को और होलकर को अपने सामने लेकर के आया था। ठीक है, सिंधिया और होलकर ने मराठा पॉलिटी में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। 1739 में उसने मुगल आर्मी को भी हरा दिया था, जो निजाम ऑफ हैदराबाद के द्वारा लीड किया गया था उसको। इसके परिणाम स्वरूप भोपाल की संधि होती है। भोपाल की संधि में जो मालवा था वो मराठाओं को सौंप दिया जाता है। ठीक है, और इसमें यह कि 20 साल के अपने मिलिट्री कैरियर में उसने एक भी युद्ध को नहीं हारा था। ये था पेशवा बाजीराव फर्स्ट। ठीक है, बालाजी बाजीराव, नाना साहेब जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद ये आए थे। 1740 से 61 तक रहे थे। संगोला एग्रीमेंट हुआ इनके। आफ्टर द डेथ ऑफ मराठा किंग साहू इन 1749, मराठा राजा के डेथ के बाद 1749 में एक संगोला एग्रीमेंट वाज साइन वेयर बाई नाना साहिब बिकेम सुप्रीम अथॉरिटी इन मराठा पॉलिटी। एक संगोला एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट के द्वारा नाना साहिब को मराठा पॉलिटी का सुप्रीम अथॉरिटी बना दिया गया, सबसे बड़ा हेड बना दिया गया मराठा पॉलिटी का। यह था संगोला एग्रीमेंट।
फ्रॉम 1745 1745 के बाद ऑनवर्ड्स नाना साहिब रेडेड ओडिशा बंगाल एंड बिहार। नाना साहिब ने ओडिशा बंगाल और बिहार पर रेड किया, छापेमारी की। इन 1751 1791 में एग्रीमेंट और ट्रीटी एक संधि वाज साइंड विद अलाईवर्दी खान। अलाईवर्दी खान के साथ एक ट्रीटी हुई, संधि हुई। वो बंगाल के थे वो। हु एग्रीड टू पे चौथ ऑफ बंगाल टू मराठा एंड आल्सो हैंडेड ओवर ओडिशा टू देम। ठीक है, जिसमें अलीवर्दी खान सहमत हो गया था बंगाल का जो भी चौथ था, ठीक है, उसको मराठाओं को सौंपने के लिए। जो चौथ है वो एक चौथाई भाग है कर के रूप में, प्रोड्यूस हो, वेल्थ हो, कुछ भी हो, एक चौथाई भाग मराठाओं के पास जाएगा। और ओडिशा भी अलाईवर्दी खान ने मराठाओं को क्या कर दिया था, सौंप दिया था। वेन मराठा ओवररैन पंजाब एंड ड्रोव आउट अफगान्स एंड रोहिलाज फ्रॉम दिल्ली। जब मराठा लोगों ने पंजाब को ओवररन कर दिया, पंजाब में छापेमारी लगातार की और अफगानों को और रोहिल्लाओं को दिल्ली से खदेड़ दिया, इट ब्रोट दैम इन कन्फ्रंटेशन विद अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली इसके सामने आ गया, कन्फ्रंटेशन, उसके साथ सामना करना पड़ा था इनको खदेड़ने में। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली के साथ उन्होंने तीसरा बैटल ऑफ पानीपत हुआ मराठाओं के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में हुआ था। ठीक है, ये अटक है, जगह का नाम है ये अफगानिस्तान में। ये कटक है, अटक से कटक तक। ठीक है, और ये क्या है, ये गुजरात का पार्ट हो गया। डायरेक्ट रूल, यहाँ पर डायरेक्ट रूल होता था। ठीक है, मराठा जो थे डायरेक्ट रूल इस एरिया में करते थे। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चौथ और सरदेशों की लेते रहते। देखो क्या है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हो 1761 में। Even in Marathas had gained large parts of North India, there was never an attempt to establish an empire. हालांकि मराठाओं ने उत्तर भारत के बहुत से पार्ट को गेन कर लिया था, प्राप्त कर लिया था, भाग को, फिर भी उन्होंने कभी भी एम्पायर स्थापित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। इट वॉज ओनली इन खानदेश, मालवा एंड गुजरात, ये केवल खानदेश, मालवा और गुजरात में ही था। दे ट्राई टू पुट इन सम काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने किसी प्रकार के प्रशासनिक कार्यवाही करने की कोशिश की। देयर कॉन्क्वेस्ट एल्सवेयर वुड रेयरली गो बियॉन्ड कलेक्शन ऑफ चौथ एंड सरदेशमुखी। उनकी जो विजय होती थी किसी भी एरिया में, वो बड़ी मुश्किल से ही चौथ और सरदेशमुखी के आगे बढ़ पाती थी, मतलब यहीं तक सीमित रहते थे वो। एज ए रिजल्ट इट वॉज डिफिकल्ट टू मेंटेन होल्ड ओवर एंटायर रीजन। परिणाम स्वरूप ये जो इतना बड़ा एम्पायर था मराठाओं का, उस पूरे के पूरे एम्पायर पर वो अपना नियंत्रण नहीं स्थापित कर पा रहे थे, मुश्किल हो रहा था उनको। एंड सून द अफगान्स इन्वेजन अंडर अहमद शाह अब्दाली डेल्ट ए हैवी ब्लो टू मराठास ग्लोरी। और जल्दी ही अफगान का जो आक्रमण हुआ अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में, वो मराठाओं की शान के लिए एक भारी ब्लो लेकर के आया, प्रहार लेकर के आया था। इन दिस बैटल अब्दाली वाज सपोर्टेड बाय जाट्स, रोहिल्लास एंड अवध रूलर शुजाउद्दौला। इस युद्ध में जो अहमद शाह अब्दाली था उसे जाटों के द्वारा, रोहिल्लाओं के द्वारा और अवध के शासक शुजाउद्दौला के द्वारा समर्थन दिया गया था अहमद शाह अब्दाली को। मराठा आर्मी वाज लेड बाय सदाशिव राव बाहू। मराठा का जो आर्मी थी, सेना थी, सदाशिव राव बाहू के द्वारा उसका नेतृत्व किया गया था। एंड सन ऑफ नाना साहेब विश्वास राव, और नाना साहेब के बेटे विश्वास राव के द्वारा नेतृत्व किया था मराठा आर्मी का। ये दो लोग थे। इन द बैटल नियर अबाउट 50,000 कैजुअलिटीज हैपेंड। इस युद्ध में लगभग 50,000 लोग मारे गए थे। आल्सो सदाशिव राव बाहू एंड विश्वास राव गोट किल्ड इन द बैटल। और इसके अतिरिक्त सदाशिव राव बाहू और विश्वास राव बाहू भी इस युद्ध में मारे गए थे। वेन द पेशवा नाना साहिब हर्ड द न्यूज ऑफ डिफीट ही आल्सो डाइड ऑफ शॉक। जब पेशवा नाना साहिब को ये समाचार मिला तो वो भी सदमे में आकर के मर गए थे। नीदर द मराठास नॉर द अफगान्स बेनिफिटेड फ्रॉम दिस बैटल। इस युद्ध से न तो मराठाओं को कोई लाभ हुआ और न ही अफगानों को कोई लाभ हुआ। इनफैक्ट वास्तव में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत डिड नॉट डिसाइडेड हु वुड रूल इंडिया। वास्तव में जो तीसरा युद्ध हुआ उसने ये डिसाइड ही नहीं किया कि भारत के ऊपर कौन शासन करेगा, ना तो अफगान और ना ही मराठा। ठीक है, रैदर हु वुड नोट, बल्कि ये डिसाइड जरूर कर दिया था कि कौन शासन नहीं करेगा। मराठा तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि ठीक है। इट देयर फॉर क्लियर्ड द वे फॉर राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इस प्रकार से इस युद्ध ने जो ब्रिटिश हैं, अंग्रेज जो लोग हैं, उनके उदय का रास्ता साफ कर दिया था। समझ गए? नाना साहेब ये थे। पेशवा माधवराव, पेशवा माधवराव, इससे पहले बता दो क्या क्या पढ़ लिया।
संगोला एग्रीमेंट हुआ था। संगोला एग्रीमेंट में जो सुप्रीम अथॉरिटी थे वो नाना साहेब बन गए थे, ठीक है। और नाना साहेब ने फिर क्या किया, बताओ। अहमद शाह अब्दाली के साथ इनका सामना हुआ जब ये नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे थे। अहमद शाह अब्दाली के साथ यू नो वेरी वेल की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1761 में, ठीक है। और अहमद शाह अब्दाली का समर्थन किया गया जाट के द्वारा, रोहिल्लाओं के द्वारा और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के द्वारा। जाट और रोहिल्ला ने क्यों समर्थन दिया, क्योंकि पहले इनको खदेड़ा गया था दिल्ली से और पंजाब से, ठीक है। तो ये इसके साथ मिलकर के अब आक्रमण कर दिया। तो 1761 में जब ये आक्रमण हुआ तो सदाशिव राव बाहू और विश्वास राव के द्वारा मराठा आर्मी का नेतृत्व किया गया था। इनमें से नाना साहिब के पुत्र भी थे, सदाशिव राव बाहू विश्वास राव के द्वारा, और लगभग 50,000 लोग मारे गए। और दोनों सदाशिव राव बाहू और जो ये विश्वास राव हैं ये भी मारे गए थे। जब नाना साहिब को ये न्यूज़ मिली तो नाना साहिब भी सदमे में मारे गए थे। इस युद्ध से किसी को फायदा नहीं हुआ, ना तो अहमद शाह अब्दाली को, ना ही मराठाओं को, लेकिन फायदा हुआ अंग्रेजों को। अंग्रेजों को सामने आने का मौका मिल गया। पेशवा माधवराव 1761 से 1772 एंड रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में आया था कि देखो अब अंग्रेजों क्या कर रहे थे। दूसरी साइड बाय साइड भी देख करके चलना है, एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ अंग्रेज क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखो, विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मराठा फॉर्चून वाज रिस्टोर्ड। थोड़े ही समय के अंदर जो मराठा का भाग्य था वो रिस्टोर हो गया। लग रहा था कि डिक्लाइन हो रहा मराठा एम्पायर का, लेकिन फिर से उभर करके सामने आ गए थे। द मराठा रिजरक्शन, मराठाओं का पुनर्जन्म, वाज पॉसिबल ड्यू टू द एबल मिनिस्टर नाना फडणवीस एंड आल्सो माजी सिंधिया। नाना फडणवीस और माजी सिंधिया के द्वारा मराठाओं का जैसे पुनर्जन्म सा हो गया हो रेस्क्यूड मुगल एम्परर शाह आलम, माजी सिंधिया जिन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम को बचाया टू दिल्ली से, ठीक है। इट वॉज माजी सिंधिया हु सबड्यूड जाट्स एंड रोहिल्लास। ये महाजी सिंधिया ही थे जिन्होंने जाटों को रोहिल्लाओं को दबा दिया था, ठीक है। ये पड़ा पेशवा माधवराव के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आते हैं पेशवा नारायण राव 1772 से 1773, ठीक है। ये आया राम गया राम है, आया और दिखाई दिया, भाग गया। ही वॉज असैसिनेटेड बाय हिज अंकल रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ने उसको हत्या कर दी, ठीक है, पेशवा नारायण राव की। रघुनाथ राव ने उसकी हत्या कर दी। रघुनाथ राव फिर क्या हो गया, पेशवा बन गया। ये भी आया राम गया राम 1 साल तक, 1773 से 74 तक। ही वॉज डिपोज्ड बाय नाना फडणवीस। नाना फडणवीस के द्वारा उसे डिपोज कर दिया गया, पद से हटा दिया गया। एंड 11 अदर एडमिनिस्ट्रेटर्स, और 11 दूसरे प्रशासकों के द्वारा भी उसे हटा दिया गया। दे अपॉइंटेड माइनर सन ऑफ नारायण राव। उन्होंने माइनर सन नारायण राव का जो छोटा सा बेटा था उसको अपॉइंट कर दिया था सवाई माधव राव एज नेक्स्ट पेशवा, अगले पेशवा के रूप में। क्योंकि पेशवा जो था हेरिडिटरी बन गया था अभी, और हेरिडिटरी बन गया था तो उस सीट के ऊपर जो हक था वो पेशवा नारायण राव का ही था। अगर पेशवा नारायण राव नहीं है तो उसका बेटा है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया था, उसके बेटे सवाई माधव राव को अपॉइंट कर दिया। 1774 95 तक रहे थे, काफी लंबा टाइम रहा, 20-21 साल का। द एक्चुअल कंट्रोल वाज इन द हैंड्स ऑफ नाना फडणवीस। जो वास्तविक नियंत्रण नाना फडणवीस के हाथों में था। रघुनाथ राव साइन एग्रीमेंट ऑफ सूरत विद ब्रिटिश। रघुनाथ राव ने सूरत का जो समझौता था वो ब्रिटिश के साथ साइन कर लिया था। वेयर बाय जिस सूरत समझौते के माध्यम से ही एश्योर्ड देम द टेरिटरी ऑफ सोलसेट एंड बसीन, जिस के माध्यम से उसने सोलसेट और बसीन की जो टेरिटरी है ब्रिटिश लोगों को सौंपने का वो किया था, एश्योर किया था, विश्वास लिया था। विच प्रोवाइडेड द रीजन फॉर फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, जिसकी वजह से पहला एंग्लो मराठा वार हुआ, ठीक है। मुंबई कौन से द्वीप पर बसी हुई है, सोलसेट द्वीप पर, ठीक है। ये मुंबई का एरिया है, बसीन एंड सोलसेट, उसको सेप दिया था। तो पहला एंग्लो मराठा वार हुआ किसकी वजह से, क्योंकि जो सोलसेट है और जो बसीन का एरिया है ये सवाई माधवराव ने अंग्रेजों को सौंप दिया था। अंग्रेजों के बीच युद्ध होने लगा था। और अंग्रेजों का तुम्हें पता ही है, अंग्रेज जो भी तंबू लगाते थे रबड़ का लगाते थे। दिन में तो छोटा सा था तो अगले दिन देखते थे बंद करके बड़ा हो जाता था, टेरिटरी होती थी। क्या हो गया, क्या लग रहा था? मैं ये वैसे बोल रहा हूँ कि रबड़ का तंबू लगा रहे थे वो। रबड़ का तंबू तो अपना अड्डा पे भी एक दुकान है, पहले तो छोटी ही थी,
धीरे धीरे करके टीन लगा कर हम इतनी कर ली, अंग्रेजा ने भी माफ कर दा, जाओ ITI तक लेकर जाओ राकेश। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, ठीक है, 1775 से 82 ये युद्ध हुआ था। वेन फडनिस ग्रांटेड ए पार्ट टू द फ्रेंच, जब फडनिस ने फ्रांसीसी लोगों को एक पोर्ट ग्रांट कर दिया था, बंदरगाह ऑन द वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी कोस्ट पर, इंग्लिश रिप्लाइड बाय सेंडिंग फोर्सेस टुवर्ड्स पुणे, अंग्रेजों ने पुणे की ओर सेना भेज करके उत्तर दिया। फ्रेंच को दे दिया, अंग्रेजों को नहीं दिया। अंग्रेजों के हित टकराव हो गए फ्रांसीसियों के साथ, और यू नो वेरी वेल फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, हर डिसीजन लेने के लिए सरकार की परमिशन की जरूरत होती थी, और ये जो इंग्लिश कंपनी थी ये एक प्राइवेट कंपनी थी, इनका खुद का चार्टर होता था। मराठा फोर्सेज वर लेड बाय महाजी सिंधिया, मराठा की जो फोर्सेज थी महाजी सिंधिया के द्वारा नेतृत्व किया गया था, हु थोरोली डिफीटेड ब्रिटिश एट द बैटल ऑफ वडगांव, जिन्होंने ब्रिटिश लोगों को, अंग्रेजों को पूरी तरह से वडगांव के युद्ध में हरा दिया था। लेटर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स, इसके बाद जो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल थे, लेड द ब्रिटिश फोर्सेज, उसने ब्रिटिश फोर्सेज का नेतृत्व किया, एंड डिफीटेड महाजी सिंधिया, और महाजी सिंधिया को डिफीट कर दिया। द वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई इन 1782, और ये जो युद्ध था ये सालबाई की संधि में खत्म हो गया था। ट्रीटी ऑफ सालबाई के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के बारे में बताइए क्या हुआ था। महाजी सिंधिया ने एक बंदरगाह सौंप दिया था फ्रांसीसी लोगों को वेस्ट कोस्ट पर, तो अंग्रेजों ने प्रत्युत्तर दिया सेना भेज करके। मराठा सेना महाजी सिंधिया के द्वारा नेतृत्व किया गया था मराठा सेना का, और उन्होंने जो ब्रिटिश की आर्मी थी उसको पूरी तरह से हरा दिया, ठीक है। और पूरी तरह से हराने के बाद फिर क्या हो गया, इस घटना के बाद जो वारेन हेस्टिंग्स है बंगाल के गवर्नर, उसने सेना का नेतृत्व किया और उसने फिर महाजी सिंधिया को हरा दिया। उस परिणाम स्वरूप ट्रीटी ऑफ सलवाई हुई 1782 में, ठीक है। उसके क्या क्या शर्तें थी देखो क्या। ईस्ट इंडिया कंपनी रिटेन्ड द कंट्रोल ऑफ सोलसेट एंड भरूच, एंड बसीन वाज रिस्टोर्ड टू द मराठास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोलसेट द्वीप का, मुंबई जिसके ऊपर सिचुएटेड है, मुंबई बंदरगाह का, एंड भरूच, भरूच कहाँ पर है, गुजरात में, इन दोनों के ऊपर कंट्रोल रखा, लेकिन जो बसीन का एरिया था वो वापस मराठाओं को सौंप दिया। मराठा also guaranteed that French would be prohibited from establishing any settlement on their territory। मराठाओं ने यह भी गारंटी देनी पड़ी थी कि फ्रांसीसी लोग उनके किसी भी क्षेत्र पर कोई भी सेटलमेंट स्थापित नहीं करेंगे, कोई भी बस्ती नहीं लगाएंगे, ये भी एश्योरेंस दिया। Marathas were also forced to give assurance that in future they would fight Mysore rulers and retake territories in Carnatic। मराठाओं को यह मतलब मजबूर किया गया कि वो ये आश्वासन भी दे कि फ्यूचर में वे मैसूर के साथ लड़ाई करेंगे, और जो टेरिटरीज है कार्नेटिक एरियाज में, कर्नाटक में, वो भी क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे। ये एश्योरेंस भी उनको देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्रिटिशर्स एग्रीड टू पेंशन ऑफ देयर प्रोटेजी रघुनाथ राव। ब्रिटिशर्स एग्रीज हो गए थे कि वो उनके संरक्षक जो प्रोटेजी है उनके संरक्षण में जो है रघुनाथ राव, उसको वो पेंशन देंगे। ब्रिटिशर्स आल्सो रिकॉग्नाइज द क्लेम ऑफ महाजी सिंधिया वेस्ट ऑफ रिवर यमुना। ब्रिटिशर्स ने यमुना नदी के पश्चिमी क्षेत्र में महाजी सिंधिया का जो क्लेम है उसको भी उन्होंने मान लिया। द ट्रीटी ऑफ सालबाई रिजल्टेड इन ए रिलेटिव 20 ईयर ऑफ पीस बिटवीन मराठाज एंड ब्रिटिश। इस संधि के दौरान लगभग 1782 में जो संधि हुई थी, लगभग 20 वर्षों तक क्या हो गया, मराठा और ब्रिटिशर्स लोगों के बीच में शांति स्थापित रही। इन 1795 सवाई माधवराव कमिटेड सुसाइड ड्यू टू हाई हैंडेडनेस ऑफ नाना फडणवीस। 1795 में सवाई माधवराव ने सुसाइड कर लिया नाना फडणवीस के हाई हैंडेड, कठोरता के कारण। क्यों नाना फडणवीस ने कठोरता क्यों की थी, क्योंकि इसी ने तो दिया था, इसी की वजह से तो क्या हो गया था, एंग्लो वॉर हो गया था। उसको सोलसेट को और बसीन को नहीं देता तो युद्ध नहीं होता, ठीक है। तो हाई हैंडेडनेस के कारण उसने क्या कर लिया था, कमिटेड सुसाइड कर लिया था। बताओ हमने ट्रीटी ऑफ सालबाई कब हुई थी, क्या क्या पढ़ा था, 2-4 प्रोविजंस के बारे में बताओ। 1782 में हुई। अंग्रेजों ने कौन कौन सी जगहों को वापस लौटा दिया, कौन कौन सी जगह के ऊपर अपने कंट्रोल रखा था। सोलसेट के ऊपर और भरूच के ऊपर उसने भड़ोच के ऊपर कंट्रोल रखा, लेकिन जो बसीन था वो मराठाओं को वापस लौटा दिया था।
अंग्रेजों ने यह भी मान लिया था कि यमुना नदी के वेस्टर्न पार्ट में जो महाजी सिंधिया का क्लेम है उसको भी रिस्टोर कर दिया, और सवाई माधवराव को उसको पेंशन देने के लिए भी, वो सवाई माधवराव था, ठीक है, रघुनाथ राव, उसको भी पेंशन देने के लिए वो राजी हो गए थे। उन्हें यह भी आश्वासन देना पड़ा मराठाओं को कि वो फ्यूचर में उनसे लड़ेंगे, मैसूर रूलर से, ठीक है, मैसूरी थे टीपू सुल्तान वगैरह, ठीक है, उनके साथ वो लड़ाई करेंगे, ठीक है, और जो भी टेरिटरी है कर्नाटक में वो वापस उनको ले लेंगे। सच टाइप ऑफ कंडीशंस वाज लेड डाउन इन ट्रीटी ऑफ सालबाई। बाजीराव सेकंड दत्तक पुत्र भी था, ठीक है, जिसका 1857 में उसका कोई रोल भी रहा था, शायद ये वही हो गया। 1819 तक तो पेशवा रहे थे वो। देखते हैं ये वही है कोई और है। बाजीराव सेकंड नाना साहेब के दत्तक पुत्र थे, गोद लिया हुआ पुत्र। ही वॉज द लास्ट पेशवा एंड सन ऑफ रघुनाथ राव, ठीक है, वो लास्ट पेशवा थे, रघुनाथ राव के क्या थे, पुत्र थे। इनिशियली ही वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा सरदार, प्रारंभ में वो मराठा सरदार के कंट्रोल में थे, उनके नियंत्रण में थे। ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ नाना फडणवीस हु डाइड इन 1800 ड्यू टू इलनेस। वह नाना फडणवीस से मुक्त होना चाहता था, जो नाना फडणवीस 1800 ईस्वी में बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आफ्टर द डेथ ऑफ फडणवीस मराठा सरदार वर डिवाइडेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सपोर्ट टू बाजीराव सेकंड। उनकी मृत्यु के बाद, नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद, जो मराठा सरदार थे वो बाजीराव के समर्थन के पक्ष में बटे हुए थे। वाहिद सिंधिया सपोर्टेड बाजीराव, जबकि सिंधिया जो लोग थे वो बाजीराव को सपोर्ट कर रहे थे, होलकर्स जो थे वो बाजीराव के अगेंस्ट थे, मतलब सिंधिया सपोर्ट कर रहे थे, ये अगेंस्ट में थे। इन दिस सिनारियो पेशवा प्लान एंड एग्जीक्यूटेड ब्रूटल किलिंग ऑफ विठोजी राव होलकर। इस सिनारियो में पेशवा ने योजना बनाई और जो बाजीराव होलकर थे उनकी ब्रूटल किलिंग कर दी, बुरी तरह से उनको मार दिया। एज सच हिज ब्रदर यशवंत राव होलकर, इस प्रकार से जो उसका विठोजी राव होलकर का भाई था यशवंत राव होलकर, अटैक्ट ऑन पूना टू टेक रिवेंज, उसने पूना पर आक्रमण कर दिया था बदला लेने के लिए। ही थोरोली डिफीटेड पेशवा फोर्सेस लेड बाय सिंधियाज, उसने पूरी तरह से जो सिंधियाज के द्वारा मराठा फोर्सेस लेड की गई थी, नेतृत्व किया गया था, उसको हरा दिया। एंड प्लंडर द सिटी ऑफ पूना, और पूना के सिटी को उसने लूट लिया था। द टेरिफाइड पेशवा फ्लेड टू बसीन, जो भयभीत पेशवा था वो बसीन भाग गया। एंड अप्रोच्ड वेलेजली, और वेलेजली के पास चला गया फॉर हेल्प, सहायता के लिए, विच रिजल्टेड इनटू ट्रीटी ऑफ बसेन और सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है, जिसका परिणाम हुआ कि ट्रीटी ऑफ बसेन हुई, बसेन की संधि हुई या सहायक संधि हुई, ठीक है। क्या क्या पढ़ा एक बार बताओ, सब्सिडियरी अलायंस अब पढ़ेंगे वेलेजली का। बाजीराव सेकंड जो थे लास्ट पेशवा रूलर थे, ठीक है, और वो नाना फडणवीस से आज़ाद होना चाहते थे, जिनकी मृत्यु 1800 ईस्वी में हो गई थी इलनेस के कारण, बीमारी के कारण। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो बाजीराव सेकंड के सपोर्ट में जो मराठा सरदार थे वो बट गए थे। मराठा सरदारों में कौन थे, सिंधियाज थे, होलकार्स थे। सिंधियाज मराठा सरदार बाजीराव को सपोर्ट उसके समर्थन के पक्ष में थे, लेकिन जब होलकार्स थे उसके समर्थन के पक्ष में नहीं थे, दोनों के बीच झगड़ा हो गया और जो विठोजी राव होलकर है उसकी हत्या कर दी गई, विठोजी राव होलकर की हत्या कर दी गई, ठीक है। और जो उसका भाई था छोटा यशवंत राव होलकर, ठीक है, उसने क्या कर लिया, उसने बदला लेने के लिए जो पुणे शहर था, सिटी ऑफ पुणे, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और पूरी तरह से उस पुणे शहर को क्या कर लिया था, लूट लिया था, ठीक है। इस प्रकार से इस युद्ध में जो पेशवा था उसको भागना पड़ा और वो भाग करके वेलेजली के पास चला जाता है सहायता के लिए, ठीक है। और जब ट्रीटी ऑफ फिर बसेन हुई, ट्रीटी ऑफ बसेन या फिर सब्सिडियरी अलायंस हुआ था इनके साथ। तो सहायक संधि क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें एक रेजिडेंट नियुक्त कर दिया था, ठीक है। देखो अभी क्या इंट्रोडक्शन है सब्सिडियरी अलायंस का, वेलेजली का। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वेलेजली इन बिटवीन 1798 एंड 1805। 1798 और 1805 के बीच में इसको वेलेजली के द्वारा शुरू किया गया था। दिस पॉलिसी, ये जो पॉलिसी है, प्लेड ए मेजर रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इस पॉलिसी ने भारत में ब्रिटिश एम्पायर के विस्तार में मुख्य रोल निभाया था। मेन प्रोविजंस क्या है सब्सिडियरी अलायंस के? एंड इंडियन रूलर एंटरिंग इनटू सब्सिडियरी अलायंस विद ब्रिटिश, कोई भी भारतीय शासक
जो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करना चाहता है, हैड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश फोर्सेस, उसको ये स्वीकार करना होगा कि ब्रिटिश फोर्सेस, ब्रिटिश सेना विद इन हिज टेरिटरी, उसकी टेरिटरी में रहेंगी, एंड ही विल आल्सो हैव टू बियर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस, और ब्रिटिश सेनाओं के खर्चे को उन्हें मेंटेन करना होगा। पहला प्रावधान ये था। क्या था? कोई भी सैनिक है अगर इस संधि में शामिल हो गया, अपनी टेरिटरी में ब्रिटिश मिलिट्री को रखेगा, ब्रिटिश फोर्स को रखेगा, और उस फोर्स के ऊपर जितना भी खर्चा आएगा वो अपने रिवेन्यू से पे करेगा, ब्रिटिश सरकार पे नहीं करेगी, वो खुद मेंटेन करेगा। ठीक है, ये क्यों प्रोविजन डाला उन्होंने? क्योंकि अंग्रेजों को पता चल गया था, देख लिया था अच्छी तरह से, कि भारतीयों के पास ऐसे अस्त्र शस्त्र नहीं है जितने ब्रिटिश सेना के पास हैं, बंदूक वगैरह भी नहीं है, उनके पास थे उस टाइम तक। दूसरा प्रोविजन क्या है? द रूलर वुड एक्सेप्ट द ब्रिटिश रेजिडेंट इन हिज कोर्ट, जो शासक है वो ये भी एक्सेप्ट करेगा कि उसके कोर्ट में ब्रिटिश रेजिडेंट होगा। ब्रिटिश रेजिडेंट क्या है? एक प्रकार का रेडिया। रेडिया कैसे? जो भी दरबार में कुछ चल रहा होगा ब्रिटिश के पास सारी खबर जाएगी। ही विल नॉट एंटर इनटू एनी फर्दर अलायंस, और वो जो शासक होगा वो कोई और दूसरा संबंध नहीं रखेगा विद एनी अदर पावर, किसी दूसरी ताकत से। मतलब ब्रिटिश के साथ संबंध है तो ब्रिटिश के साथ ही रहेगा, ना वो फ्रांसीसी के साथ कर सकता, ना पुर्तगाली के साथ, ना डचों के साथ, ना दानिश के साथ। ठीक है, ये भी उसको एक्सेप्ट करना होगा। नॉर वुड ही डिक्लेयर, ना ही वो ये डिक्लेयर करेगा वॉर अगेंस्ट एनी पावर, किसी भी पावर के साथ युद्ध, विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश लोगों की परमिशन के द्वारा। ठीक है, दे विल नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन अदर देन ब्रिटिश, वो ब्रिटिश लोगों के द्वारा किसी दूसरे भी यूरोपियन को एम्प्लॉय नहीं करेगा, काम पे नहीं रखेगा, ना सेना में भर्ती करेंगे। इफ द इंडियन रूलर फेल्स टू मेक द पेमेंट रिक्वायर्ड बाय द अलायंस, अलायंस के द्वारा जो पेमेंट रिक्वायर की गई है, यदि कोई भारतीय शासक उसको पे करने में फेल हो जाता है, देन पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी वाज टू बी टेकन अवे एज पेनल्टी, पेनल्टी के सजा के प्रावधान में उसकी टेरिटरी का एक पार्ट ले लिया जाएगा। अवध एंड हैदराबाद, जैसे कि अवध और हैदराबाद को ले लिया गया। समझ गए? अवध को कुशासन के आधार पर लिया गया। बहुत से हैं, ये तो उसमें आया था डलहौजी की लैप्स नीति में। ठीक है, लेकिन अवध को और हैदराबाद को इन्होंने ले लिया था। ठीक है, इन रिटर्न कंपनी अंडरटुक टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेंजर्स, इसके बदले में कंपनी जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने जिम्मेवारी ले ली थी कि वो किसी भी बाहरी और आंतरिक खतरे से उनकी सुरक्षा करेंगे। ठीक है, बताओ क्या क्या था? सब्सिडियरी किसके द्वारा शुरू किया गया? वेलेस्ली के द्वारा 1798 से 1805 के बीच में। ठीक है, और इस पॉलिसी ने भारत में जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी है उनको फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। पहला रोल क्या था? पहला प्रावधान, अंग्रेज अधिकारी को रखा जाता था बाद में। पहला प्रावधान यह था कि कोई भी राजा अगर उसकी टेरिटरी सब्सिडियरी अलायंस से संबंध रखना चाहता है, इसको स्वीकारना चाहता है, तो उसे अपनी टेरिटरी में ब्रिटिश फोर्सेस को सेव रखना होगा, ब्रिटिश सेना को, और वो ब्रिटिश सेना को मेंटेन भी करेगा, उसका खर्चा भी उठाएगा। ठीक है, ये उसने बताया था। दूसरा प्रावधान क्या था कि ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना होगा। ब्रिटिश रेजिडेंट को रखने का मतलब ये है कि वैसे ही आपको अपॉइंट करना होगा, खाली बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। खाली थोड़ा ना बैठा, खाली थोड़ा बैठ के झुंझुना बजाएगा, वो कुछ तो करेगा ही। ठीक है, और तीसरा प्रावधान क्या था? वो किसी भी दूसरी पावर के साथ बिना परमिशन के युद्ध घोषित नहीं करेगा, ना ही किसी दूसरे को एम्प्लॉय करेगा। क्या बता रहे थे? और नहीं तो संधि कर सकता हूँ मैं युद्ध। हाँ, युद्ध भी नहीं कर सकता था। और एक प्रावधान ये था कि अगर जो भी सब्सिडियरी अलायंस को शामिल हो रहा है, उसकी अगर वो फीस या खर्चा पे करने में असमर्थ होता है कोई भी राजा, तो पेनल्टी के रूप में उसका एक टेरिटरी का भाग ले लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अवध और हैदराबाद। समझ गए? ये थे ट्रीटी ऑफ बसेन या सब्सिडियरी अलायंस के कुछ प्रोविजंस, मेन प्रोविजंस। सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 to 1805, 1803 से 1805 में चला था। ब्रिटिशर्स थ्रोली डिफीटेड होलकर्स इन दिस वॉर,
इस युद्ध में ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से होलकर्स को हरा दिया। होलकर्स को ही क्यों हराया, सिंधिया को क्यों नहीं हराया? क्योंकि सिंधिया को तो होलकर ने पहले ही हरा दिया था पुणे पर रेस्ट होकर के। ठीक है। इन दिस वॉर एंड दे इम्पोज्ड हैवी पेनल्टीज ऑन होलकर्स। इस वार में अंग्रेजों ने होलकर को पूरी तरह से हरा दिया था और होलकर पर काफी ज्यादा भारी पेनल्टीज भी लगाई। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त बाजीराव सेकंड वाज रीअपॉइंटेड एज द पेशवा एट पुणे। इसके अतिरिक्त बाजीराव सेकंड को पुणे में दोबारा फिर से पेशवा नियुक्त कर दिया गया। ये मराठा हाउसेज हैं। ठीक है, कई बार ये मैच करने आते हैं क्वेश्चंस में, ये कौन सा है। पेशवाज का जो हाउसेज था वो क्या था, पूना से वो करते थे। ठीक है, भोंसले नागपुर, सिंधिया ग्वालियर, ठीक है, और गायकवाड़ बड़ौदा, और होलकर्स क्या हो गया, इंदौर। इनको याद रखना है। पीएनजी याद रख सकते हो, पीएनजी ये फोटो होता ना, पूना, नागपुर, ग्वालियर, ठीक है, पेशवा, भोंसले, सिंधिया, गायकवाड़ और होलकर्स। ठीक है। थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 1819, ये सन भी याद रखनी है। ठीक है, 1803 से 5 2 साल तक युद्ध चला था। 1719 ये भी 2 साल तक युद्ध चला था। और जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार है वो कब तक चला था, 1775 से 82, कई साल तक चला था। 75 82, 3 से 5 या 5 से 7, 3 से 5, 17 से 19, थर्ड एंग्लो मराठा वार। ठीक है। ट्रीटी ऑफ बसेन और सब्सिडियरी अलायंस वाउंडेड द फीलिंग्स ऑफ मराठा सरदार। बसीन की जो संधि थी या जो सहायक संधि थी, उसने मराठा सरदारों की जो भावना है उनको ठेस पहुंचाई थी। दे सा द ट्रीटी एज एन एब्सोल्यूट सरेंडर ऑफ मराठा प्राइड एंड इंडिपेंडेंस। उन्होंने इस ट्रीटी को देखा कि उन्होंने मराठा की शान को, मराठा की स्वतंत्रता को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था, अंग्रेजों को सौंप दिया था। ए रिपेंटेंट बाजीराव सेकंड मेड ए लास्ट बिड इन 1870। एक आखिरी प्रयत्न पश्चाताप से भरे हुए बाजीराव सेकंड ने किया 1817 में, टू रिगेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस करने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, बाई रैलिंग ऑल द मराठा सरदार विद हिम। सभी मराठा सरदार को अपने साथ लेकर के उसने आखिरी प्रयत्न किया 1817 में। इन दिस वॉर, इस युद्ध में, होलकर्स हु वर लीडिंग द मराठाज वर thoroughly crushed and British took complete control of Peshwa's dominion and they abolished the house of Peshwa। इस प्रयत्न में, इस युद्ध में जो होलकर्स मराठा सरदारों के द्वारा लेड किए गए थे, उनको पूरी तरह से ब्रिटिश सेना के द्वारा क्रश कर दिया गया, कुचल दिया गया। और ब्रिटिश लोगों ने पूरी तरह से पेशवा का जो डोमिनियन था उसके ऊपर कंट्रोल स्थापित कर लिया था और उन्होंने पेशवाज के हाउस को पूरी तरह से क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया था। ठीक है। एनी क्वेश्चन?